नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चेतन द्वारा अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद कई दौर बीत गए और कोई भी उसके स्कोर को पार नहीं कर सका। उन्होंने उन्नत समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया और मध्यवर्ती सरदार समूह में भी पहला स्थान उत्तर पश्चिम सैन्य अकादमी के गगन नामक व्यक्ति को मिला। सुभाष ने शुरुआती वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया और तीनों लीडर बोर्ड में शीर्ष पर रहने वाली नॉर्थवेस्ट मिलिट्री अकादमी के अचानक उदय ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 16वें दौर तक अंततः एक स्टार स्तरीय खिलाड़ी सामने आया, मोदू के जियान। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने स्वतंत्र रूप से एक उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित जानवर को मार गिराया था। जियान को हमेशा से ही नंबर 1 सरदार माना जाता था। हालांकि इस समय लोगों ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या वह चेतन के स्कोर को पार कर पाएगा। पहले चरण में जियान की गति धीमी नहीं थी। छोटी बच्ची को वापस लाने के लिए उन्हें 9 अंक मिले। हालांकि दूसरे चरण में उनकी गति चेतन जितनी तेज नहीं थी और उन्हें फिर भी केवल 9.5 अंक ही मिले। इससे पता चलता है कि जियान एक तर्कसंगत व्यक्ति थे, जो कोई भी कदम उठाने से पहले इलाके और दोनों पक्षों की स्थिति का विश्लेषण करते थे, जिससे उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती थी। तीसरे चरण में योगेश का सामना करते हुए जिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 9 अंक और हासिल किए, लेकिन फिर भी चेतन को पीछे नहीं छोड़ पाई। चौथे चरण में जिया ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। घेराबंदी की लड़ाई में वास्तव में एक एस्तर के उत्परिवर्तित जानवर को मार डाला और चेतन की तरह 9 अंक प्राप्त किए। इस चरण में पूर्ण अंक प्राप्त करना बहुत कठिन था। 5वें चरण में जियान ने 8 अंक प्राप्त किए, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन उनका अंतिम कुल स्कोर 44.5 अंक था, जो चेतन से 0.5 अंक कम था, जिसके कारण उन्हें दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। चेतन का प्रथम स्थान बरकरार रहा। उन्होंने युद्ध कलाकार स्तर के शीर्ष मास्टर को पछाड़ दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। उसके बाद विभिन्न आधार शहरों से कई उस्ताद उभरे, लेकिन तीनों समूहों में शीर्ष स्थान अपरिवर्तित रहे। 19 राउंड बीत चुके थे, केवल आखिरी राउंड बाकी था और नॉर्थवेस्ट मिलिट्री अकादमी के लोग अभी भी तीनों प्रथम स्थानों पर काबिज थे। उनके 3 चमकते नामों ने सभी को अवाक कर दिया था। जाफना बेस सिटी में मीना दिखाई दी। वो अंतिम दौर में थी। मीना, ये तुम पर निर्भर करता है। मीना, हमारा जाफना हर साल प्रथम स्थान पर रहा है और इस साल उत्तर पश्चिम के उन बड़े सैनिकों को हराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम पर है। बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहने किसी दिव्य प्राणी की तरह सुंदर दिखने वाली मीना ने हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे बड़े पेड़ की ओर चल पड़ी। लक्ष्य भी बड़े पेड़ की ओर चल पड़ा। वो 298वें नंबर पर था और वो भी आखिरी दौर में था। जब उन्होंने आवार्थ टीम छोड़ी तो किंगशा, विक्रांत, हातिम और भूमि सहित सभी ने उनकी ओर देखा। जिन लोगों का कभी लक्ष्य के साथ विवाद था, उन्होंने अब उन बातों को भुला दिया है और इस समय वे सभी आशा करते हैं कि लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। लेकिन सुभाष ने 42 अंक हासिल किए थे, जो शुरुआती वर्ग में अभी भी काफी आगे थे। क्या लक्ष्य उसे पछाड़ सकता है? लोग तारामय फल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जहां कविन ने शुरू करने का आदेश दिया और लक्ष्य तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि लक्ष्य तीसरे स्तर का सरदार था, लेकिन ये उसके दांतियन ची को संदर्भित करता था। वास्तव में उसकी ताकत और गति तीसरे स्तर के सरदार की सीमाओं से कहीं अधिक थी। वो किसी भी तरह से छठे स्तर के सरदार से कमतर नहीं था। इस शुरुआत के साथ ही वो अपने आसपास के लोगों को तुरंत एक शरीर की लंबाई से पीछे छोड़ गया। देखो, आवार्थ का वो लड़का
कितना तेज दौड़ता है। किसी ने हैरानी से कहा, वो वाकई बहुत तेज है। क्या ये अभी भी शुरुआती लोगों का समूह है? मुझे उम्मीद है कि वो उन आतिशबाजी करने वालों में से नहीं है जो कुछ समय बाद जोश खो बैठते हैं। तारामय फल के पेड़ की छाल पर बना रास्ता 5 मीटर चौड़ा था। लक्ष्य दौड़ पड़ा, कानों में हवा का झोंका महसूस करते हुए रास्ते पर ऊपर की ओर चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। 5 मिनट बाद ही वो पहले स्तर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। एक कर्मचारी ने उसे हेलमेट दिया। लक्ष्य ने उसे पहना और बैठ गई। बस शुरू करने ही वाली थी कि तभी एक सुगंधित हवा का झोंका आया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और एक खूबसूरत चेहरा देखा जो मीना के अलावा और कोई नहीं था। मीना ने लक्ष्य को भी देखा। वो अग्रिम दल के अन्य सदस्यों को पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन उसे मंच पर लक्ष्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से सिर हिलाया और अपना हेलमेट पहन लिया। लक्ष्य भी इस बात से हैरान थी कि मीना नाम की लड़की इतनी तेज दौड़ सकती है। अपने पिछले जन्म की मीना के प्रति सम्मान के कारण उसने सिर हिलाया और अपना हेलमेट पहन लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर रोशनी और परछाइयां झिलमिलाने लगी। स्थान और समय बदल गए और अगले ही पल वो एक छोटी सी गली में प्रकट हुआ। इस समय वो स्काई लैडर प्रतियोगिता के बारे में भूल चुका था और इस बात को लेकर थोड़ा हैरान था कि वो यहां क्यों है। चाचा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक छोटी बच्ची की साफ आवाज सुनाई दी। लक्ष्य ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की भारी बैग उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो बैग बहुत भारी लग रहा था, मानो किसी भी क्षण गिर जाएगा। लक्ष्य दौड़ कर गई, बैग उठाया और नीचे देखा तो पाया कि वो पैसों से भरा हुआ था। लक्ष्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम इतना सारा पैसा क्यों ले जा रही हो? ये पापा के पैसे हैं। मुझे इन्हें उन्हें वापस देना है। क्या आप इन्हें मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उस नन्ही बच्ची के पीले माथे पर पसीना देखकर लक्ष्य का दिल पिघल गया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने वृद्धावस्था तक एकाकी जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने कभी परिवार बसाने के बारे में सोचा था, एक सुंदर और प्यारी बेटी की चाहत रखते हुए, और उनके सामने बैठी छोटी बच्ची उस छवि से पूरी तरह मेल खाती हुई प्रतीत हुई। लक्ष्य ने अपना सिर झुकाया और धीरे से लड़की को गोद में उठा लिया। चलो, अंकल तुम्हें घर ले चलेंगे। लड़की के दरवाजे तक चलकर उसे अंदर भेजते समय लक्ष्य की दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि कर्मचारी ने उसका हेलमेट पहले ही उतार दिया था। लक्ष्य, पहला चरण पास कर लिया, 10 अंक। तभी लक्ष्य को एहसास हुआ कि वो अभी भी प्रतियोगिता में है। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो तुरंत दूसरी मंजिल पर चढ़ना जारी रखा। वो इस समय काफी ऊंचाई पर था और उसे नीचे हो रहे बदलावों की जानकारी नहीं थी। नीचे मौजूद लोग पहले से ही आक्रोशित थे, क्योंकि लगभग उसी समय जब लक्ष्य ने 10 अंक बनाए, जाफना बेस सिटी की मीना ने भी 10 अंक बनाए। इस चरण में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए न केवल ईमानदार होना आवश्यक था, बल्कि करुणा भी आवश्यक थी, क्योंकि छोटी बच्ची पहले से ही बहुत थकी हुई थी। विशेष शर्त यह थी कि पूरे अंक प्राप्त करने के लिए न केवल बैग ले जाना था, बल्कि लड़की को भी साथ ले जाना था, और इस प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती थी। लक्ष्य और मीना दोनों ने ये उपलब्धि हासिल की। अपने हेलमेट उतारने के बाद मीना ने थोड़ी हैरानी के साथ लक्ष्य की ओर देखा, फिर अपने कोमल शरीर को मोड़ा और जाने के लिए मुड़ गई। लक्ष्य भी तुरंत अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। आइडल, बहुत बढ़िया। मीना, अद्भुत है। वाह, 2 परफेक्ट स्कोर। मैंने पहली बार पहले चरण में परफेक्ट स्कोर देखा है, और एक ही समय में 2 परफेक्ट स्कोर आना अविश्वसनीय है। मुझे इस बात पर हैरानी नहीं है कि मीना को पूरे अंक मिले, लेकिन आवार्त का वो लड़का कौन है? उसकी गति इतनी तेज क्यों है, जो उन्नत समूह के बराबर है? हाँ, मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। लक्ष्य नीचे की स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ थी
और दूसरे स्तर की ओर दौड़ती रही। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से मीना से फिर से हो गई। इस बार दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लक्ष्य ने मीना के खूबसूरत होठों को हल्के से सिकुड़ते हुए देखा, जो स्पष्ट रूप से इस बात से थोड़ा अचंभित थे कि एक नौसिखिया सरदार उसके बराबर हो सकता है, और प्रतिस्पर्धा की भावना पहले ही उभरने लगी थी। दूसरे चरण में रूसी लोग एक हुआशिया लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य का सामना जिस सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हुआ, वो एक चरम उन्नत स्तर का सरदार था। क्योंकि लक्ष्य आखिरकार एक नौसिखिया सरदार था, इसलिए युद्ध देवता स्तर का विशेषज्ञ सीधे प्रकट नहीं होगा। रूसी ने लक्ष्य को देखा और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अरे पीले चमड़ी वाले सुअर, जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना मैं। स्विश! अंतरिक्ष में 5 ठंडी रोशनी की लकीरें दौड़ती हुई 5 रूसी मार्शल आर्टिस्टों के गले की ओर सीधी बढ़ती हुई दिखाई दी। लक्ष्य ने तुरंत हमला करते हुए अपनी चाल चली। यदि ये उसके पिछले जीवन में होता तो लक्ष्य शायद हिचकिचाता, शायद पीछे हट जाता, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो निडर हो गया था। ऐसी स्थिति देखकर उसने जरा भी संकोच किए बिना कार्रवाई की, और उसका हमला एक साथ 5 उड़ते हुए चाकुओं के रूप में सामने आया। दृश्य गायब हो गया और लक्ष्य को होश आ गया। उसे फिर से एहसास हुआ कि वो अभी भी प्रतियोगिता में है। उसी समय मीना ने भी अपना हेलमेट उतार दिया। मीना पास हो गई, 10 अंक। लक्ष्य पास हो गई, 10 अंक। मीना को पूरे अंक मिलना समझ में आता था, क्योंकि वो खुद एक लड़की थी, और एक महिला को अपमानित होते देखना स्वाभाविक रूप से सहानुभूति की भावना पैदा करेगा। इससे पहले अन्य लड़कियों ने भी ये परीक्षा दी थी, और उनमें से लगभग सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूरे अंक प्राप्त किए, इसलिए ये लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप था। लेकिन लक्ष्य को फिर से पूरे अंक मिलना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। ये बच्चा अच्छा है, काफी साहसी है। तुरंत हमला करने का साहस दिखाना उसकी अपनी ताकत पर जबरदस्त विश्वास दर्शाता है। उसके हमले के तरीके को देखकर लगता है कि वो एक मानसिक शक्ति का उस्ताद है। उसका नाम क्या है? क्या आपने स्क्रीन नहीं देखी? उसका नाम लक्ष्य है। लगातार 2 बार पूर्ण अंक प्राप्त करने से अंततः लक्ष्य को सभी मार्शल आर्टिस्टों के सामने अपना चेहरा दिखाने का मौका मिला, और इससे लोगों को आवार्त के इस नौसिखिया योद्धा को सही मायने में याद रखने का मौका भी मिला। प्रशिक्षकों की ओर से गगन ने उत्तर पश्चिम के शंकर से कहा, प्रशिक्षक शंकर, स्थिति इतनी अच्छी नहीं लग रही है। आपके 3 प्रथम स्थानों में से 2 सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। हालांकि शंकर ज्यादा घबराया नहीं। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, है ना? पहले और दूसरे चरण में असली ताकत की परीक्षा नहीं होती। अगर किसी की पूर्ण ताकत काफी अच्छी नहीं है, तो वो तीसरे और चौथे चरण में निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा। असली परीक्षा तो उन्हीं चरणों में होती है। तो चलिए देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्य निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करेगी। हालांकि गगन को भी लक्ष्य की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने इस समय पीछे हटने से इनकार कर दिया। लक्ष्य लगातार दौड़ता रहा और आखिरकार तीसरे चरण में पहुंच गया, और जैसा कि उम्मीद थी, उसकी मुलाकात फिर से मीना से हो गई। लक्ष्य ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मीना उससे बात करेगी, लेकिन इस समय मीना ने सचमुच उससे बात की। उसकी आंखें आड़ू के फूल जैसी खूबसूरत थी। ऐसी आंखें जो किसी को डरा नहीं सकती थी, चाहे वो कितनी भी गुस्से में क्यों न हो। इस समय उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, और उसकी गुलाबी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। फिर भी चाहे किसी भी तरह से देखा जाए, वे नम दिखाई दे रही थी। उसने लक्ष्य से कहा, इस चरण में देखते हैं कि कौन बेहतर है। उसकी आवाज मधुर थी। उसमें एक कोमल, नाजुक गुण था जिसने लक्ष्य को थमने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, मीना ने अपना हेलमेट पहन लिया था। उफ, मैं योगेश का सामना करने जा रहा हूं। मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। योगेश,
तुम कितने युगों से जी रहे हो? क्या तुम स्वयं इस परीक्षा को देख रहे हो? लक्ष्य ने भी अपना हेलमेट पहना और मायावी दुनिया में प्रवेश किया। भ्रम की अवस्था में प्रवेश करते ही व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाता है, और लक्ष्य भी इसका अपवाद नहीं था। उसने योगेश को झील के किनारे एक जल ड्रैगन की पीठ पर बैठे हुए धूम्रपान करते देखा। तुम कौन हो? तुम छुपकर मुझे, योगेश को, अजगर का वध करते हुए क्यों देख रहे हो? योगेश खड़ा हो गया। लक्ष्य की आंखें योगेश को देखकर चमक उठी। तुम योगेश हो? तुम इतने युवा कैसे हो सकते हो? योगेश ने लक्ष्य के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि खड़े होकर बोले, बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? क्या तुम मेरी साधना तकनीक चुराने की कोशिश कर रहे हो? घुटने टेक कर बोलो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, योगेश के शरीर के चारों ओर गहरा सुनहरा प्रकाश प्रवाहित हुआ और एक भौतिक इकाई के समान मूर्त आध्यात्मिक दबाव जबरदस्त रूप से नीचे की ओर पड़ने लगा। लक्ष्य को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उसके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। सहज रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक दबाव का प्रतिरोध करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के अलावा केवल एक मनोकाइनेटिक ही इससे लड़ सकता है। हालांकि लक्ष्य से पहले कई मनोक्तिकी विशेषज्ञों का परीक्षण किया गया था, लेकिन किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई योगेश की दुर्जेय प्रतिष्ठा से भयभीत था। लेकिन लक्ष्य के लिए योगेश की प्रतिष्ठा का कोई खास महत्व नहीं था। लक्ष्य कई वर्षों से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में रह रहा था और उसने अनगिनत महत्वपूर्ण हस्तियों को देखा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो योगेश से बहुत नहीं डरेगा। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के प्रतिरोध करने का विकल्प चुना। लक्ष्य के शरीर से एक सुनहरी और चांदी की आभा निकली, जो आने वाले आध्यात्मिक दबाव का सीधा विरोध कर रही थी। ये दृश्य दूसरों की नजरों में अविश्वसनीय था, क्योंकि भारतीय लोगों की नजरों में योगेश एक देवता के समान थे, एक आध्यात्मिक प्रतीक से कहीं अधिक। लक्ष्य की हरकतें किसी देवता से लड़ने के समान थी। धिक्कार है, ये लड़का तो हद ही कर देता है। ये तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके सीधे योगेश का विरोध करने की हिम्मत कर रहा है। अविश्वसनीय। ऐसा बागी कैसे हो सकता है? क्या उसे राष्ट्रीय नायक का सम्मान करना नहीं आता? ये सचमुच एक नवजात बछड़ा है जो बाघ से नहीं डरता। एक युवा सरदार वास्तव में एक लापरवाह व्यक्ति है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये बच्चा दिल से भी उद्दंड है। लक्ष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से योगेश का सीधे विरोध करने का साहस करते देख हर किसी के पास कुछ न कुछ कहने को था। लेकिन इस समय उन्होंने वरिष्ठ सरदारों में से एक मीना को भी लक्ष्य की तरह ही काम करते देखा। मीना दिव्य संप्रदाय की संत थी, जो सितारों के सच्चे ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी। अन्यथा उन्हें संत का पद प्राप्त न होता। वो स्वाभाविक रूप से योगेश के सामने घुटने नहीं टेकती। ये उसकी आस्था द्वारा निर्देशित था। इसके अलावा वो एक मनोकाइनेटिक भी थी, और उसकी मनोकाइनेसिस की तीव्रता लक्ष्य की तुलना में थोड़ी अधिक थी। उसके शरीर के चारों ओर फैली सुनहरी और चांदी जैसी रोशनी में सोने की मात्रा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वो वास्तव में गोल्डन साइकोकाइनेटिक की अंतिम अवस्था में थी। दो लोग एक साथ योगेश के आध्यात्मिक दबाव का विरोध कर रहे हैं। दोनों ही स्वर्णिम स्तर के मनोक्तिशील हैं। इस दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध रह गए। मुख्य प्रशिक्षक कविन लगातार सिर हिलाते रहे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस पीढ़ी में आखिरकार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। केवल वही लोग शिखर तक पहुंचने की संभावना रखते हैं, जो शक्तिशाली विरोधियों का सामना करने का साहस रखते हैं। दिव्य संप्रदाय की संतनी के रूप में मीना का योगेश का विरोध करने का साहस मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्य भी ऐसा कर सकती है। बूढ़े गगन, आपके बर्फीले शहर ने वाकई कुछ प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया, और आपने इसे मुझसे गुप्त भी रखा। इसके बारे में पहले कभी जिक्र भी नहीं किया। गगन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो लक्ष्य के बारे में पहले से नहीं जानता था,
इसलिए वो केवल एक बनावटी मुस्कान के साथ स्थिति को सहन कर सकता था। लक्ष्य को भी योगेश का विरोध करने में बेहद मुश्किल हो रही थी। आध्यात्मिक दबाव सर्वव्यापी था। लक्ष्य को प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटानी पड़ी और उसे ऐसा लग रहा था कि योगेश उसे किसी भी क्षण कुचल सकता है। उसे अपने पैरों में कंपकंपी भी महसूस हो रही थी और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां दर्द से कराह रही थी। ये इस बात का संकेत था कि वो अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। नहीं, मैं गिर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं गिर सकता। इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर मैंने बहुत पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी के पैरों तले नहीं उतरूंगा, देवताओं के भी नहीं। योगेश की तो बात ही छोड़ो। 1 मिनट बीत गया और योगेश की आध्यात्मिक शक्ति फिर से बढ़ गई। लक्ष्य ने विरोध करने के लिए और भी अधिक संघर्ष किया। दूसरी ओर मीना की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। पसीने से उसका खूबसूरत शरीर भीग गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और होंठ सिकोड़ लिए। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। 2 मिनट बीत गए और योगेश का दबाव फिर से बढ़ गया। स्क्रीन पर उन दोनों के पैर ढीले पड़ गए और वे खुद को एक घुटने पर बैठने से नहीं रोक सके। लेकिन फिर उन्होंने एक साथ अपने हाथों से खुद को सहारा दिया। मीना, हिम्मत रखो, उस बच्चे से मत हारो। लक्ष्य, हिम्मत रखो, किसी लड़की से मत हारो। आवार्ड बेस्ट सिटी और आई सिटी बेस्ट सिटी के लोगों ने एक साथ चिल्लाकर अपने अपने लोगों के लिए जयकार की। चेतन और जियान भी केवल 2 मिनट तक ही टिक पाई और अब लक्ष्य और मीना के स्कोर ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन यही उनकी सीमा भी थी। जैसे जैसे योगेश का आध्यात्मिक दबाव और तीव्र होता गया, वे लगभग टिके रहने में असमर्थ होते गए। 2 मिनट 18 सेकंड पर मीना ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। वो अब और विरोध नहीं कर सकी, लेकिन वो पीछे झुक गई, घुटने टेकने की बजाय मौत को प्राथमिकता देते हुए। लक्ष्य भी 2 मिनट और 18 सेकंड पर खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार योगेश का आध्यात्मिक दबाव बहुत ही भयानक था, लेकिन उसने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने वास्तव में अपनी स्पेशल रिंग से अपना ब्राइट सिल्वर स्पीयर निकाला और उससे वार करने का इशारा किया। योगेश के गले की ओर वार। हालांकि ये क्रिया पूरी नहीं हुई और वो शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव से दब गया, लेकिन लक्ष्य के कार्यों ने लोगों को स्तब्ध और अवाक कर दिया। स्क्रीन गायब हो गई और दोनों ने एक साथ परीक्षा पास कर ली। मीना ने 9.5 अंक और लक्ष्य ने 10 अंक बनाए। तीसरे दौर में लक्ष्य ने अंततः मीना को अंकों में पीछे छोड़ दिया और लगातार 3 दौरों में पूरे अंक प्राप्त किए। पता चला कि इस दौर में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए अटूट हृदय के अलावा हर चीज पर काबू पाने का दृढ़ संकल्प भी आवश्यक था। चाहे प्रतिद्वंद्वी यान किया ही क्यों न हो, चाहे वो दुनिया का सबसे मजबूत विशेषज्ञ ही क्यों न हो, फिर भी लड़ने का साहस चाहिए था। अपनी तलवार निकालो, अपना भाला निकालो। प्रतिद्वंदी चाहे जो भी हो, पहले उसे एक मौका दो ताकि वो तुम्हें कम आंकने की हिम्मत न करे। यही एक योद्धा की सबसे महत्वपूर्ण अपनी तलवार दिखाओ वाली भावना है। लक्ष्य ने ऐसा किया। उन्होंने अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए लड़ने का विकल्प चुना, इसलिए उन्हें एक बार फिर पूरे अंक मिले, मीना, जियान और चेतन की तरह। हालांकि वे कभी योगेश के सामने नहीं झुके, लेकिन उन्होंने कभी उससे लड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके एक अजेय और शक्तिशाली व्यक्ति होने की धारणा उनके मन में गहराई से बैठ गई थी। चूंकि वो प्रतिद्वंद्वी नहीं था, तो उन्होंने खुद को अपमानित क्यों किया? लेकिन लक्ष्य अलग थी। पुनर्जन्म के बाद वो किसी से नहीं डरेगा। ये ऐसी चीज थी जिसकी तुलना बाकी लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे पूरे अंक मिले। मीना ने लक्ष्य के स्कोर को देखा, कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें याद रखूंगी, लेकिन अंत में मैं तुमसे निश्चित रूप से नहीं हारूंगी।
तो फिर आपको अपने सच्चे ईश्वर से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्य ने उदासीनता से जवाब दिया। उनके शब्दों में देवताओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखी, जिससे मीना का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। हालांकि लक्ष्य ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत उठकर अगली मंजिल की ओर चल पड़ी। मीना से कुछ बार मिलने के बाद वो नहीं चाहता था कि ये लड़की अपने पिछले जीवन के रास्ते को दोहराए। उसे देवताओं के वास्तविक स्वरूप के बारे में उसे बताने का अवसर ढूंढना चाहिए था, लेकिन अभी वो समय नहीं था, इसलिए वो उसे बस आगाह कर देगा। लेकिन बाकी लोग इस स्थिति से अनजान थे और लक्ष्य के लगातार पूरे अंक हासिल करने से सभी हैरान थे। मुझे लगता है इस बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा खराब है। क्या उसे डर का मतलब नहीं पता? बहादुर मूर्ख, बर्फ शहर का बहादुर मूर्ख वही है। उसने तो योगेश पर हमला करने की भी हिम्मत कर ली। क्या वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया है? लापरवाह नहीं, शायद वो जिद्दी खच्चर जैसा है। इस बच्चे का स्वभाव गधे जैसा है, इसलिए भविष्य में अगर आप उससे मिले तो सावधान रहें। इस बार तो कविन भी हैरान रह गया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुख्य प्रशिक्षक बनने के बाद से मैंने पहली बार ऐसी स्थिति देखी है। आप जानते हैं, गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप के पूरे इतिहास में केवल 3 लोगों ने योगेश पर हमला करने का साहस किया है और लक्ष्य उनमें से तीसरा है। क्या सच में ऐसे लोग होते हैं? पहले 2 कौन थे? गगन ने पूछा। उनमें से एक घटना बहुत पहले की है, जब योगेश इतने प्रसिद्ध नहीं थे। वो लगभग योगेश के समकालीन थे, इसलिए उन्हें इतना डर नहीं लगता होगा। और दूसरा? शंकर ने पूछे बिना नहीं रह सका। दूसरा व्यक्ति यांग फेंगली है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ है और प्रचंड वायु मार्शल आर्ट स्कूल का संस्थापक है। कविन के शब्दों ने प्रशिक्षकों को चुप करा दिया। एक व्यक्ति योगेश का समकालीन था, जो कि बहुत प्रासंगिक नहीं था, और दूसरा वास्तव में दुनिया का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। तो लक्ष्य के बारे में क्या? भविष्य में लक्ष्य किस तरह की उपलब्धियां हासिल करेंगी? काफी देर बाद शंकर ने आखिरकार कहा, चलिए चौथा दौर देखते हैं। चौथा दौर असली ताकत की परीक्षा लेता है। तभी पता चलेगा कि वो वाकई में काबिल है या नहीं। लक्ष्य का स्कोर अस्थायी रूप से मीना के स्कोर से आगे निकल गया और उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। वे लगभग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और साथ साथ चौथी मंजिल की ओर चल पड़े। बाकी सैकड़ों योद्धाओं की बात करें तो अब कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। चौथी मंजिल पर 1600 मीटर के निशान पर पहुंचते ही लक्ष्य और मीना एक साथ पहुंचे और उन्होंने अपने हेलमेट पहन लिए। लक्ष्य की आंखों ने बर्फ शहर के अड्डे पर उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा किए जा रहे हमले का दृश्य देखा। भयंकर हवा के योद्धा के रूप में लक्ष्य को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चमकीला चांदी का भाला उठाया और युद्ध में उतर गया। लक्ष्य अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वो अभी तक ए ग्रेड के उत्परिवर्तित जानवरों को नहीं मार सकता था, लेकिन बी ग्रेड वाले उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थे। योद्धाओं के एक समूह के साथ वो विकृत जानवरों के झुंड में घुस गया। लक्ष्य का लंबा भाला ऊपर नीचे लहरा रहा था और उसके 5 उड़ते हुए खंजर कभी कभी वार कर रहे थे, जिससे एक के बाद एक रूपांतरित जानवर उसके पैरों पर गिर रहे थे। विकृत प्राणियों के बारे में उनकी जानकारी दूसरों से बेजोड़ थी, इसलिए उनकी हत्या करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से उच्च थी। 10 मिनट के भीतर ही उसने 9 बी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवरों और 26 सी ग्रेड उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला। ये दक्षता तुषार की तुलना में भी थोड़ी अधिक थी। इसका यह मतलब नहीं था कि तुषार की ताकत लक्ष्य से कम थी। उसकी ताकत निश्चित रूप से लक्ष्य से कहीं अधिक थी, लेकिन उसका युद्ध अनुभव लक्ष्य से कहीं कम था, जो 1000 साल तक जीवित रहा था और जिसका पुनर्जन्म हुआ था। मुकाबला समाप्त हुआ और लक्ष्य ने 9.5 अंक हासिल किए। ये पहली बार था जब उसे पूरे अंक नहीं मिले थे। मीना ने भी 9.5 अंक हासिल किए।
उसने एक उच्च श्रेणी के उत्परिवर्तित जानवर को भी मार डाला, लेकिन चूंकि वो एक वरिष्ठ सरदार थी, इसलिए आवश्यकताएं अधिक थी, इसलिए उसे पूरे अंक नहीं मिले। 4 राउंड के बाद मीना ने 39 अंक बनाए और लक्ष्य ने 39.5 अंक बनाए, जो मीना से 0.5 अंक आगे थी। इस लड़ाई ने लोगों को लक्ष्य की ताकत का पूरी तरह से एहसास भी करा दिया। आइस सिटी के इस युवक में किसी कुलीन मध्यम स्तर के सरदार से कम ताकत नहीं थी। दोनों 5वीं मंजिल तक चढ़ते रहे। ये एकमात्र ऐसा तल था जिसे लोग नहीं देख सकते थे। हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा था। अगर लक्ष्य पास हो जाता है तो वो निश्चित रूप से जूनियर ग्रुप में प्रथम स्थान पर होगा, और अगर मीना पास हो जाती है तो वो निश्चित रूप से सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान पर होगी। ये इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वे अपने भीतर के डर पर काबू पा सकते हैं या नहीं। 5वां दौर व्यक्ति के सबसे गहरे भय को उजागर करने के बारे में था। इस दौर में ताकत का कोई खास महत्व नहीं था। महत्वपूर्ण बात आंतरिक भय पर काबू पाना था। लक्ष्य 5वीं मंजिल पर पहुंची। ये पहले से ही 2000 मीटर की ऊंचाई पर था। स्टार फ्रूट के पेड़ के तने का अंतिम छोर और आगे का रास्ता यही गायब हो गया था। 5वीं मंजिल पर बने चबूतरे से चारों ओर देखने पर केवल घने हरे भरे पेड़ों का आवरण ही दिखाई देता था, जो आकाश और सूर्य को ढक लेता था और जिसका कोई अंत नहीं दिखता था, मानो कोई वन साम्राज्य हो। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कर्मचारियों ने लक्ष्य को दोबारा हेलमेट दिया। लक्ष्य ने हेलमेट उठाया, बैठ गया और गहरी सांस ली। ये एकमात्र ऐसा दौर था जिसके बारे में वो आश्वस्त नहीं था। उनके सबसे गहरे डर पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। अपने पुनर्जन्म के बाद से लक्ष्य को केवल एक ही बात का डर था कि यदि वो भविष्य में अपने पुनर्जन्म के समय बिंदु पर लौटता है तो क्या उसका सामना फिर से किसी ब्लैक होल से होगा। वो इस सवाल के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करता था, और अंततः जिस नतीजे पर वो पहुंचा वो ये था कि वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा। पुनर्जन्म का अनुभव कर चुका व्यक्ति तितली के समान है। उसके पंख फड़फड़ाने से परिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से भले ही समुद्र में तूफान आ जाए, लेकिन वो ब्रह्मांड को कभी नहीं बदल सकती। ब्लैक होल, जब वो समय आएगा तो ब्लैक होल अवश्य प्रकट होगा। लक्ष्य को नहीं पता था कि उसे इससे बचने का मौका मिलेगा या नहीं, या अगर वो वहां नहीं गया तो क्या उसे इसका सामना करना पड़ेगा। उसके मन में कोई निश्चित उत्तर नहीं था। उन्हें चिंता थी कि उनके सारे प्रयास ब्रह्मांड द्वारा नष्ट हो जाएंगे। जब समय आएगा तो ब्लैक होल बन जाएगा और शायद तब पुनर्जन्म जैसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। भारी मन से हेलमेट पहनते हुए लक्ष्य ने आशा जताई कि उसका सामना किसी ब्रह्मांड से न हो। ब्लैक होल। उसकी आंखों के सामने का दृश्य अंधेरा छा गया, और जब लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली तो वो तुरंत वास्तविकता में सब कुछ भूल गया। उसके सामने विशाल और अनंत तारों से भरा आकाश था। तारे टिमटिमा रहे थे और ब्रह्मांड की गहराई में स्थित दृश्य अब भी उतना ही मनमोहक था। लेकिन जिस बात ने उसे भयभीत कर दिया वो ये थी कि आकाश गंगा के भीतर आकाश फट गया। एक खगोलीय ज्वार उमड़ पड़ा और एक इतना विशाल ब्लैक होल एक भंवर की तरह घूमने लगा। अनगिनत तारे पानी की बूंदों की तरह तारों भरे आकाश में उस सर्वभक्षी ब्लैक होल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लक्ष्य ने ब्रह्मांड को देखा। उसके सामने एक काला गड्ढा था और उसने अपनी आत्मा की गहराई से एक सिहरन महसूस की। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे मोहक चीज है। एक ब्लैक होल सब कुछ निगल सकता है। पदार्थ चाहे जो भी हो, वहां पहुंचने पर वो विघटित और संकुचित हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर का पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। एक स्टील की गेंद के आकार का गोला सैकड़ों हजारों टन वजनी हो सकता है, और वॉलीबॉल के आकार की कोई वस्तु किसी क्षुद्र ग्रह को उसकी कक्षा से बाहर धकेल सकती है। ये ताराकोर का जन्म स्थान है। वहां ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह व्याप्त है, जिसमें आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति है।
लक्ष्य को अपने पिछले जन्म में ब्लैक होल के माध्यम से हुए पुनर्जन्म का अनुभव याद आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये दोबारा क्यों करना पड़ रहा है, और सहज रूप से वो तुरंत इसका विरोध करना चाहता था। लेकिन उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। ब्लैक होल के सामने उसकी शक्ति नगण्य थी, और वो पल भर में उसमें समा गया। उसकी आत्मा में लाचारी का भाव उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसका शरीर मानो चकनाचूर हो रहा था। ब्रह्मांडीय तूफानों की लहरों के बीच उसके चारों ओर ग्रह बिखर रहे थे और सुपरनोवा लगातार विस्फोट कर रहे थे। वो बस अपनी आंखें बंद करके इस प्रवाह के साथ बच जाना चाहता था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो लाखों वर्षों का समय बीत गया हो। फिर भी ऐसा लगा जैसे एक ही पल बीत गया हो। लक्ष्य को अपनी आत्मा से एक अनवरत पुकार सुनाई दी। मैं हार नहीं मान सकता। मैं इस तरह बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। मैं इसे यूं ही कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मैं एक बार ब्लैक होल के जरिए पुनर्जन्म का अनुभव कर सकता हूं, तो दूसरी बार भी कर सकता हूं। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, तो मुझे पुनर्जन्म का क्या हक? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। लक्ष्य ने अपनी तुच्छ शक्ति का संचार किया और ब्लैक होल की शक्ति का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। आसपास की आकाशीय लहरें, तारों से भरा आकाश और ब्रह्मांडीय तूफान सब उस पल गायब हो गए जब उसने विरोध किया। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक कुर्सी पर लेटा हुआ पाया, जबकि मीना पास ही बैठी, विचारों में खोई हुई, उसे निसंकोच देखती रही। सिस्टम से सूचना मिली। लक्ष्य 6 अंक प्राप्त किए, पास। टारगेट्स ने एक लंबी सांस ली। बाल बाल बच गया। थोड़ी देर और होती तो शायद वो हार जाता। आखिरी चरण में बाहर होना वाकई बहुत निराशाजनक होता। वहां मीना का स्कोर लक्ष्य से भी पहले आ गया। उसने 7 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्य को 6 अंक मिले, लेकिन मीना ने उसे 0.5 अंकों से पीछे छोड़ दिया। कुल 45.5 अंकों के साथ उसने प्राथमिक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लक्ष्य ने अंतिम स्कोर देखा, मुस्कुराया और अपने बगल में बैठी मीना से कहा, बधाई हो, तुम जीत गई। मीना ने स्कोर देखा, फिर लक्ष्य की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और बोली, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मैं तुमसे बात करने का अवसर तलाशना चाहती हूं। लक्ष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीना किसी पुरुष से बातचीत शुरू करने को तैयार होगी। तो फिर वो उससे बात क्यों करना चाहती थी? किस बारे में बात करें? लक्ष्य ने पूछा, तुम सच्चे ईश्वर का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं। मीना ने इतनी गंभीरता से कहा कि उसमें मजाक का कोई नामो निशान नहीं था। लक्ष्य ने अपनी आंखें घुमा ली, ये जानते हुए कि फिलहाल उसके जैसी धार्मिक कट्टरपंथी को समझाना मुश्किल होगा। उसने बस एक बहाना बनाया, मैं तुम्हें भी बचाना चाहता हूं। जब समय मिलेगा तब करेंगे। ठीक है, मंडप में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगी, मीना ने गंभीरता से कहा और फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मीना ने अंततः 46 अंक हासिल किए और ली चांगिंग को पछाड़कर एडवांस ग्रुप में पहला स्थान प्राप्त किया। नॉर्थ वेस्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स को अंतिम क्षण में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसने समूह में प्रथम स्थान के 2 खिताब खो दिए। प्रत्येक बेस सिटी के कुल स्कोर की भी तुरंत गणना की गई। हालांकि नॉर्थवेस्ट मिलिट्री मार्शल आर्ट्स ने एक प्रथम और 2 द्वितीय स्थान प्राप्त किए, जो एक अच्छा परिणाम था, लेकिन अन्य स्थानों पर कोई प्रतिभा नहीं थी। उनका कुल स्कोर अमरावती बेस सिटी से 1 अंक के अंतर से दूसरे स्थान पर रहा। मैजिक सिटी बेस सिटी के जियांग हुआई ने एडवांस ग्रुप में तीसरा स्थान प्राप्त किया और कई अन्य खिलाड़ियों ने अन्य स्थानों पर स्कोर किया, जिससे उन्हें कुल स्कोर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आइस सिटी बेस्ट सिटी के लक्ष्य ने अंतिम क्षण में प्राथमिक वर्ग में पहला स्थान हासिल किया और कुल अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। दक्षिणी आधार नगर 5वें स्थान पर रहा। सबसे पहले स्थापित आधार नगर रिद्धि नगर में
इस बार प्रतिभा में गिरावट देखी गई और उसका कुल स्कोर गिरकर अंतिम स्थान पर आ गया। अगर लक्ष्य ने आखिरी क्षण में पलटवार न किया होता तो नॉर्थवेस्ट पहले स्थान पर और आइस सिटी आखिरी स्थान पर होती। यह कहा जा सकता है कि उसने सभी बेस सिटीज की रैंकिंग बदल दी, जिससे कुछ को खुशी मिली और कुछ को दुख। प्रशिक्षक ने अंततः राहत की सांस ली। आइस सिटी बेस सिटी अंतिम स्थान पर रहने से बच गया था और वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था। इस समय तक 300 प्रतिभागियों में से कुल 220 प्रतिभागी बाहर हो चुके थे। केवल 80 लोगों ने ही लैडर रेस सफलतापूर्वक पार की और स्टार फ्रूट ट्री के भीतरी भाग में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त की। चंदवा। इसके बाद बाहर किए गए लोगों को भेज दिया गया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे दिव्य जनरल ट्रेनिंग कैंप के बारे में कुछ भी खुलासा न करें, जबकि शेष लोगों को पुरस्कार दिए गए। लक्ष्य को 3 अरब का नकद पुरस्कार मिला, जिससे उनकी संपत्ति एक बार फिर 10 अरब के आंकड़े को पार कर 11 अरब तक पहुंच गई। वो बच्चा नीरज आखिरकार प्राथमिक कक्षा में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा और उसे 300 मिलियन का नकद पुरस्कार भी मिला। वो बेहद उत्साहित दिख रहा था। जिन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें विदा करने के बाद शेष 80 लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद अंततः 5वीं मंजिल के चबूतरे पर एकत्र हो गए। कविन समूह के सामने खड़ा हुआ और सभी से कहा, सबसे पहले सीडी दौर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने और आधिकारिक तौर पर दिव्य जनरल प्रशिक्षण शिविर का सदस्य बनने पर आपको बधाई। सीडी दौर आपके बुनियादी गुणों की हर पहलू में परीक्षा लेती है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि आप तारा फल के वृक्ष में प्रवेश करने के योग्य हैं। आगे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जब कविन बोल रहा था तो उसने पीछे की ओर इशारा किया। पीछे देखो, वो क्या है? सभी ने पीछे मुड़कर देखा। चबूतरा काफी ऊंचाई पर 100 मीटर से अधिक चौड़ी शाखा पर स्थित था। नीचे दूर तक देखने पर पेड़ की छाया के बीच एक चमकीला सफेद धब्बा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। क्या ये पानी है? पेड़ के बीच में पानी कैसे हो सकता है? और ये इलाका काफी बड़ा लगता है। सचमुच ये एक झील जैसा लगता है। कविन मुस्कुराया। ये वृक्ष हृदय झील है। पेड़ के तने के शीर्ष पर शाखाएं 2 भागों में बंटकर छत्र बनाती है। कई बड़े भागों के बीच में एक गहरा गड्ढा होता है। फलदार वृक्ष पर गिरने वाला अधिकांश वर्षा जल अंततः यही बहकर इस वृक्ष हृदय झील का निर्माण करता है। इसे कम मत समझिए। इसका व्यास 10 किलोमीटर से अधिक है और सबसे गहरा भाग लगभग 100 मीटर गहरा है। इसे एक विशाल झील माना जा सकता है। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। 10 किलोमीटर से अधिक व्यास वाली एक झील, जिसकी सीमाएं नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, वास्तव में बहुत विशाल थी। किसी ने भी पेड़ पर इतनी बड़ी झील के होने की कल्पना नहीं की थी। इसके बारे में सोचना ही असंभव था। आप जल्द ही घने जंगल में पहुंच जाएंगे। तारा क्रिस्टल खोजने के लिए आपको और गहराई में जाना ही पड़ेगा। तब आप रास्ता भटक सकते हैं। अगर आपको वापस लौटने का रास्ता बिल्कुल न मिले तो जितना हो सके नीचे की ओर जाने की कोशिश करें। जैसे ही आपको ये ट्री हार्ट लेक मिल जाए, आपको हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यही एक रास्ता है वापस लौटने का। समझे? मार्शल आर्टिस्टों ने एक एक करके सिर हिलाया। उन्हें ट्री हार्ट लेक याद आ गया। ये जगह प्लेटफॉर्म के सबसे करीब थी। हमारा मंच ट्री हार्ट लेक के पास है, लेकिन हम यहां घने जंगल में गहराई तक नहीं गए हैं। इसलिए मैं आपसे यही बात कर सकता हूं। एक बार जब आप घने जंगल में प्रवेश कर लेंगे तो आपको फिर कभी कोई दूसरा बैटल गॉड विशेषज्ञ नहीं दिखेगा, क्योंकि फलदार वृक्ष की ऊर्जा बैटल गॉड के डैंटिन को प्रतिकर्षित कर देगी। इसलिए इस घने जंगल में सबसे शक्तिशाली लोग 9वें स्तर के बैटल जनरल हैं। इसी समय मैजिक सिटी के जियांग हुआई ने पूछा, मुख्य प्रशिक्षक, क्या चंदवा क्षेत्र में कोई और लोग हैं? यही वो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। इस बारे में बात करते हुए कविन का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर सैकड़ों वर्षों से चल रहा है।
हर साल युद्ध सेनापति रैंक के मार्शल आर्टिस्ट इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन अंत में युद्ध के देवता बनकर निकलने वालों की संख्या प्रवेश करने वालों की संख्या के 1/4 तक भी नहीं पहुंच पाती है। 1/4 भी नहीं। वे युद्ध सेनापति कहा गए। हो सकता है कि वे पेड़ों की घनी पत्तियों के बीच कीड़ों द्वारा मारे गए हों, या तारा क्रिस्टल के लिए लड़ते हुए अन्य युद्ध जनरलों के हाथों मारे गए हों। इन 2 कारणों के अलावा एक और कारण है। ये लोग स्वयं बाहर नहीं आए। सब लोग हैरान रह गए। वे पेड़ों की घनी पत्तियों के बीच क्यों रुके रहे और बाहर क्यों नहीं आए? कविन ने आगे कहा, उनके बाहर न आने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे आम कारण यह है कि वे एक विशेष तारा क्रिस्टल की रक्षा कर रहे हैं, उसके परिपक्व होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसे उठाकर जा सके। मुख्य प्रशिक्षक, स्पेशल स्टार क्रिस्टल क्या होता है? एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने पूछा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तारा क्रिस्टल तभी पूरी तरह परिपक्व होता है जब वो तारकीय अवस्था तक पहुंच जाता है। हालांकि जब कुछ तारा क्रिस्टल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो उनमें कुछ विशेष ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है, जैसे अग्नि ऊर्जा, वायु ऊर्जा या यहां तक कि अंतरिक्षीय ऊर्जा। इन्हें विशेष तारा क्रिस्टल कहा जाता है। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट इनमें से किसी एक को अवशोषित कर ले तो उसे संभवतः एक विशेष क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ होता है। एक बार मिल जाने पर इसे कोई भी आसानी से नहीं छोड़ता, और वे युद्ध सेनापति जो बाहर आने से इनकार करते हैं, शायद उन्हें कोई अपरिपक्व विशेष तारा क्रिस्टल मिला हो, इसलिए वे वहीं रुककर उसके परिपक्व होने का इंतजार कर रहे हैं, उसे अपनी निजी संपत्ति मान रहे हैं। अगर बाद में कोई और मार्शल आर्टिस्ट भी उसे खोज लेता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जहां तक मुझे पता है, तारा फल के पेड़ के अंदर अभी भी अक्सर लड़ाई होती रहती है। बस फर्क इतना है कि हम युद्ध देवता अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं ऐसे संघर्षों के मामले में शक्तिहीन हूं और उन्हें रोक नहीं सकता। कविन ने चारों ओर सबकी ओर देखा। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि सावधान रहें। तारा फल के वृक्ष के अंदर के खतरे केवल उन कीड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मार्शल आर्टिस्टों से भी है जो वृक्ष के अंदर ही रहते हैं। इनमें से कुछ लोग तो दशकों से अंदर ही रह रहे हैं और उनकी सर्वांगीण शक्ति युद्ध सेनापति के शिखर तक पहुंच चुकी है। साधारण युद्ध देवता भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका सामना करने में आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपका उनसे सामना हो तो जितना हो सके बच निकले। ऐसे कई मौके मिलेंगे। कुछ तुच्छ तारा क्रिस्टल के लिए अपनी जान मत गंवाइए। यह सुनकर नवीन ने उपहास करते हुए कहा, 9वें स्तर के जनरल से युद्ध देवता बनने में 8 साल लग गए। तुम वाकई दयनीय हो। उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। हैं, आज मैं युद्ध देवता बन गया और मैं बहुत खुश था। सोच रहा था कि आखिरकार इस नरक से निकल पाऊंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। लगता है मुझे आपको तारामय आकाश फल वृक्ष के अंदर ही ताकतवरों की शक्ति दिखानी पड़ेगी। हर्षित और नवीन एक साथ बाहर निकले। दोनों 9वें स्तर के सेनापति थे और सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में गिने जाते थे। व्यक्तिगत रूप से दोनों में कुछ समय के लिए एक प्रमुख युद्ध देवता का मुकाबला करने की क्षमता थी। साथ में उन्हें विश्वास नहीं था कि वे आसानी से पराजित हो जाएंगे। अरे गंदे, बदबूदार जीव, दिखाओ तेरे पास क्या है। हम तुम्हें दिखाते हैं कि दिव्य सेनापतियों का ये दल कितना शक्तिशाली है। युद्ध देवता बनने में 8 साल लगते हैं। शायद आप में इतनी क्षमता नहीं है। आओ मैदान में। गंदे युद्ध देवता ने उन दोनों पर नजर डाली और उपहास उड़ाते हुए कहा, एक जुगनू की रोशनी चमकीले चंद्रमा से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। इसके साथ ही वो व्यक्ति अचानक हरकत में आ गया, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। उन दोनों को बस अपने चेहरों पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ और वो व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्हें अपने हथियार निकालने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने 2 मुट्ठियां बड़ी होती देखी। वे दोनों पूरी तरह से बेकार नहीं थे।
उन्होंने वार रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाई। जब तक वे इस वार को रोकते, तब तक उनकी बारी थी कि वे मिलकर जवाबी हमला करें। धमाका, मुक्के और बाहें टकराई और एक जबरदस्त बल उत्पन्न हुआ। हर्षित और नवीन दोनों चीखते हुए एक साथ पीछे की ओर उड़ गए। उनके शरीर सचमुच चबूतरे से नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ से नीचे गिरने ही वाले हों। उनमें से कोई भी मानसिक शक्तियों वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए अगर वे इस तरह गिरते तो निश्चित रूप से मर जाते। लोग घबराकर चिल्ला उठे, लेकिन युद्ध देवता अचानक फिर से प्रकट हुए। एक तेज हवा से लोगों के गाल दुखने लगे। उन्होंने कई धुंधली आकृतियां देखी, और जैसे ही वे गिरने वाले थे, उस व्यक्ति ने उनके टखनों को पकड़ लिया और उन्हें जोर से पीछे की ओर झटका दिया। वे दोनों टूटी हुई गुड़ियों की तरह थी, जिन्हें बिना किसी प्रतिरोध के एक मोटी शाखा पर एक छोटे खंभे की तरह फेंक दिया गया था। दोनों ने मुंह भर ताजा खून थूका और उनके शरीर नीचे गिर पड़े। इस व्यक्ति का कर्तव्य अभी खत्म नहीं हुआ था। वो उन दोनों के सामने कूद पड़ा और उनकी छाती पर पैर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उनके सीने पर दबाव डाल रहा हो। दोनों ने उस व्यक्ति के टखनों को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला पाए। क्या ये अभी भी एक प्रमुख युद्ध देवता है? ये तो सरासर करारी हार है। इस व्यक्ति की ताकत और गति अविश्वसनीय रूप से तीव्र है। मुझे लगता है कि एक साधारण मध्यम स्तर का युद्ध देवता भी इसके जितना शक्तिशाली नहीं है। क्या ये उन योद्धाओं की ताकत है जो तारामय आकाश फल वृक्ष के भीतर रहे हैं? हे भगवान, देखो, उसे फलदार वृक्षों की छतरी में प्रवेश किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुख्य प्रशिक्षक गुओ ने कहा था कि एक युद्ध देवता 3 दिनों से अधिक फलदार वृक्षों की छतरी में नहीं रह सकता, जिसका अर्थ है कि उसने केवल 1 या 2 दिन पहले ही प्रवेश किया है, और वो पहले से ही इतना शक्तिशाली है। लक्ष्य भी थोड़ा विचलित हो गया। दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर से निकले युद्ध देवता वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। इसके अलावा इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कोई विशेष तारा क्रिस्टल प्राप्त किया था, जिससे उसकी गति और शक्ति बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो इतना शक्तिशाली हो गया था। साथ ही हर्षित और नवीन ने उसे कम आंका था, जिसके कारण वे अप्रत्याशित रूप से हार गए और इस तरह का भारी अंतर देखने को मिला। बेशक अगर वे तैयार भी होते तो भी वे निश्चित रूप से इस व्यक्ति के बराबर नहीं होते। क्या आप आत्मसमर्पण करते हैं? उस व्यक्ति ने हर्षित और नवीन की ओर नीचे देखा, सीने आपस में सटाए। वे दोनों बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बेबसी से सिर हिलाया। ताकत का अंतर इतना ज्यादा था कि वे विरोध नहीं कर सकते थे। उनके पास समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर उस व्यक्ति ने आखिरकार अपने पैर छोड़े और नीचे कूद गया। फिर हैरान भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराया। छोटे बच्चों, मैं बस तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। मुंह भर खून थूकना कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना, एक बार जब तुम तारामय आकाश फल वृक्ष के अंदर पहुंच जाओ, तो बड़ों से मिलते समय घमंड मत करना। अंदर मेरे जैसे कई ताकतवर लोग हैं, और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तुम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इतना कहकर उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं जा रहा हूं। उस बूढ़े कविन ने कहा था कि जो भी पास होगा वो उसे ड्रिंक पिलाएगा। मुझे उसे ढूंढना है, और मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मुझे नहाना पड़ेगा। धिक्कार है, वहां हर पानी के गड्ढे में विकृत जानवर और कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं। मैंने सालों से ठीक से नहाया ही नहीं है। इतना कहकर वो व्यक्ति आकाश सीढ़ी से नीचे उतर गया। इसी क्षण दानव नगरी के एक योद्धा जियान ने पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मेरा नाम ईशान है। अगर आपको अंदर कोई ताकतवर दुश्मन मिले तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा काम करे। अंदर बहुत से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जैसे ही उसने ये कहा, ईशान पहले ही आकाश सीढ़ी के मोड़ से गायब हो चुका था।
अविश्वसनीय रूप से तेज गति से जा रहा था। स्पष्ट रूप से वो वहां और अधिक देर तक रुकने में असमर्थ था। हर्षित और नवीन धीरे धीरे उठे। बाकी सबने एक दूसरे को देखा। उनके पहले के वीर बनने के सपने मानो हवा हो गए थे। एक योद्धा ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, हम सब एक ही प्रशिक्षण शिविर से हैं। क्या वे सचमुच मुझे मारने की कोशिश करेंगे? उसके आसपास के कई योद्धाओं ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अपनी शक्ति बढ़ाने के मामले में कोई भी योद्धा पीछे नहीं हटता। ऐसे भोले भाले विचार वाले व्यक्ति के लिए ये वास्तव में एक सवाल था कि वो फल के पेड़ के अंदर कितने समय तक जीवित रह पाएगा। ये कोई आसमान की सीढ़ी वाला आकलन नहीं है। अच्छा स्वभाव होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे निपट रहे हैं। योद्धाओं के बीच, विशेषकर उन लोगों के बीच जो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित नहीं और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दयालुता सबसे बेकार चीज है। कविन ने आगे कहा, मैंने जो कहना था कह दिया है। तारामय आकाश फल वृक्ष का भीतरी भाग एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं है, जहां केवल शक्ति का ही बोलबाला है। संक्षेप में, आपको हर चीज के बारे में सावधान रहना होगा, और वे विकृत कीड़े भी बहुत भयानक है। अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ति अपर्याप्त है, तो समूह में यात्रा करना ही सबसे अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट आर्मी के योद्धा आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। वे सबसे एकजुट टीम थे, और स्टारी स्काई फ्रूट ट्री के अंदर उनकी जीत की संभावना कहीं अधिक थी। गगन ने बगल से कहा, अब आप में से जो तैयार हैं, वे तारामी फल वृक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। अपने सामान की जांच कर लें। यदि कुछ भी गायब है तो तुरंत जाकर उसे पूरा कर लें। एक बार तारामी फल वृक्ष में प्रवेश करने के बाद आप युद्ध देवता स्तर तक पहुंचने तक बिना अनुमति के बाहर नहीं निकल सकते। यदि आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप इस मंच पर वापस आ सकते हैं, लेकिन आप पुनः प्रवेश करने की योग्यता खो देंगे, जो स्वतः ही हार मानने के बराबर है। और एक बार जब आप युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो तारामय आकाश फल वृक्ष की शक्ति आपको सहन नहीं कर पाएगी। आपको प्लेटफॉर्म पर वापस लौटना होगा और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना होगा। युद्ध देवता तारामय आकाश फल वृक्ष के अंदर 3 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप सभी को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। जब वो बोल रहा था, सभी योद्धा अपने सामान की जांच कर रहे थे। ये यात्रा 1-2 दिन की नहीं थी। ये 6 महीने, 1 साल या यहां तक कि 3 से 5 साल तक भी चल सकती थी। जब तक आप युद्ध देवता से संपर्क नहीं कर लेते, तब तक आप यहां से नहीं जा सकते थे, जब तक कि आप हार न मान ले। जब सभी ने जांच पूरी कर ली और उनके पास जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी, तभी कविन ने आदेश दिया, बहुत खूब। अब जब आपने स्काई लैडर प्रतियोगिता पूरी कर ली है, तो आप फल वृक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आशा है कि सभी युद्ध देवता के पद तक पहुंचेंगे। प्रशिक्षण शिविर में आपके लिए एक भव्य भोज का आयोजन अवश्य किया जाएगा। इतना कहकर कविन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। सबसे पहले कविन निकला। उसके बाद प्रशिक्षक भी आकाश सीढ़ी से नीचे उतर गए। सभी लोग चले गए और चबूतरे की रखवाली के लिए कोई कर्मचारी नहीं बचा था। अब उन्हें इन विशिष्ट जनरलों के समूह से कोई मतलब नहीं रह गया था। प्रशिक्षकों के चले जाने के बाद केवल ये 80 जनरल ही बचे रहे और माहौल काफी हद तक शांत हो गया। तियानफू बेस सिटी की हर्षित ने कहा, मुझे लगता है कि मुख्य प्रशिक्षक ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा होगा। भले ही फल वृक्ष में रहने वाले सेनापति शक्तिशाली हों, हम में से कई लोग पहले से ही 9वें स्तर के सेनापति हैं। अगर हम दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में नहीं भी आते, तो भी 1 साल के भीतर युद्ध देवता का दर्जा हासिल करना संभव होना चाहिए। क्या वे लोग वाकई हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं? दक्षिणी बेस सिटी के नवीन, जो उन्नत समूह में 6ठे स्थान पर थे, ने भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने पहले भी युद्ध देवता के शक्तिशाली रूप देखे हैं।
मैंने तो स्वयं दक्षिण में एक युद्ध देवता को हराया भी है। उसके आसपास के कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा की और वो थोड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहा था। हालांकि वो उन्नत समूह में केवल छठे स्थान पर था, फिर भी वो एक स्वाभिमानी योद्धा था। तभी अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वाह! ट्री हार्ट लेक। मैं आखिरकार बाहर आ गया। मैं आखिरकार इस नरक से निकल रहा हूं। आवाज शुरू में दूर से आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन वाक्य समाप्त होने तक वो पहले ही पास आ चुकी थी, जो उस व्यक्ति की अविश्वसनीय गति को दर्शाती है। अरे नहीं, एक शक्तिशाली योद्धा आ रहा है। उस गर्जनापूर्ण आवाज को सुनकर लोग समझ गए कि आने वाला व्यक्ति युद्ध का देवता है, अन्यथा उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती। वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही दूरी पर दसियों मीटर चौड़ी एक पतली शाखा थी और गर्जना उसी दिशा से आ रही थी। विशाल हरे पत्तों की परतों को चीरते हुए एक आकृति नीचे की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। 10 सेकंड से भी कम समय में ये व्यक्ति कई सौ मीटर की दूरी तय करके योद्धाओं के समूह के सामने पहुंच गया। उस योद्धा की शक्ल देखकर लोग हंसे बिना नहीं रह सके। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसके बाल उलझी हुई घास की तरह लग रहे थे और गीले थे, मानो अभी अभी धोए हों, लेकिन फिर भी उलझे हुए लग रहे थे। उनके पूरे शरीर पर निशान थे और वे इतने गंदे थे कि ऐसा लग रहा था मानो कीचड़ के एक ढेर को हल्के से रगड़ने से ही साफ किया जा सकता हो। हालांकि इस व्यक्ति से निकलने वाली आभा बहुत शक्तिशाली थी। ये एक युद्ध देवता था, या यूं कहें कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी युद्ध देवता बनने की अवस्था में प्रवेश किया था। 80 योद्धाओं को देखकर वो व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये वही नन्हे मुन्ने होंगे जो इसी साल दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तुम जैसे फुर्तीले बच्चों को देखकर मुझे कई साल छोटा महसूस हो रहा है। हर्षित टीम के आगे खड़ी होकर मुंह फुलाते हुए बोली, क्या तुम भी डिवाइन जनरल ट्रेनिंग कैंप के सदस्य नहीं हो? वैसे तुम हमसे कितने बड़े हो सकते हो? तुम शायद इस फल के पेड़ पर सिर्फ 1 साल से हो, फिर भी इतनी उम्रदराज क्यों हो रही हो? वो व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। है छोटे भाई, तुम्हारा गुस्सा तो बड़ा ही है। ये देखकर मुझे अपने पहले आगमन की याद आ गई। लेकिन मुझे तुम्हें सुधारने दो, मैं यहां 1 साल से नहीं हूं, मैं यहां पूरे 8 साल से हूं। 8 साल? सभी योद्धा हैरान रह गए। यहां तक कि अगर कोई प्राथमिक सेनापति के रूप में भी प्रवेश करता है तो युद्ध देवता बनने में 8 साल लगना धीमा माना जाता है। ये व्यक्ति इतना बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति ने चौंकाने वाले शब्दों के साथ बात जारी रखी। आप में से कई लोगों की तरह जब मैं यहां आया था तब मैं भी 9वें स्तर का जनरल था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।